आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी पश्मीना। आधी रात के बाद फोन बजने लगा तो शुजात घबरा के उठा। न्यूयॉर्क आने के बाद तो वक्त बेवक्त फोन नहीं आते थे। 8 साल हो गए थे उसको न्यूयॉर्क आए, पर अभी भी फोन वॉइस मेल पे लगाने की आदत नहीं हुई थी। हेलो, कश्मीर से फोन था। वहां से ओएस की घबराई हुई आवाज आई। बिना दुआ सलाम किए ही बोला, भाईजान राम रतन की तबीयत काफी खराब है, मैंने सोचा आपको इत्तला कर दूं। शुजात की नींद एक झटके में जैसे भाग गई। क्या हुआ राम रतन को? उसने घबरा के पूछा। ओएस ने जवाब दिया, क्या आंसर, अस्पताल में एडमिट है, मुझे लगा शायद आपको पता नहीं है। ओएस बोला, शुजात को कैसे पता होता? पिछले 5 सालों से उसने बात ही कहां की थी राम रतन से। शुजात की नींद आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। वो बिस्तर से उठा और कुर्सी खींचकर खिड़की के पास बैठ गया। सर्द बर्फीली रात में न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतें जुगनुओं जैसी चमक रही थीं। रात को खिड़की पे बैठ के इस शहर को देखना उसे अच्छा लगता था, पर आज न्यूयॉर्क भी बहुत उदास लग रहा था। राम रतन को कैंसर, या अल्लाह, उसका दिल कांप उठा। राम रतन शुजात के बचपन का साथी और सबसे प्यारा दोस्त। जब 9 बरस की उम्र में राम रतन का पूरा परिवार एक हादसे का शिकार हो गया था, तब अब्बा ने उसको अपने घर में अपने बेटे जैसे ही पाला था। राम रतन अब्बा का वो बेटा था जो शुजात कभी बन ही नहीं पाया। अपने दोस्त का नाम लेते ही शुजात को कश्मीर की ठंडी हवा की महक आने लगी थी। बचपन की शैतानियां याद आने लगी थीं। अपने बागीचे में लगा वो झूला दिखाई देने लगा जिस पे वो राम रतन के साथ घंटों झूलता था। हवेली के बाहर खड़े अब्बा दिखाई देने लगे, वही अपना सफेद पश्मीना का दुशाला ओढ़े, अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, किसी मुलाजिम को कोई हिदायत देते हुए। राम रतन और शुजात दोनों को अब्बा का वो दुशाला बहुत पसंद था। सफेद पश्मीना पर सफेद रेशमी धागे की महीन सोजनी वाला दुशाला अब्बा पे खूब फपता था। जब शुजात ने एक बार अचकन के साथ पहनने के लिए मांगा था तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा था, ऐसे नहीं दूंगा तुझे, इस दुशाले को तुझे कमाना पड़ेगा, कुछ खास करके दिखाना होगा तब मिलेगा तुझे ये दुशाला। तब कहां सोचा था कि अब्बा का दुशाला क्या, वो उनकी सूरत देखने को तरस जाएगा। कहां सोचा था कि पश्मीना के तारों से बुने ख्वाब उसके पहले उसके अब्बा और फिर उसका सबसे प्यारा दोस्त छीन लेंगे। नौशेरा में अब्बा का शॉल का बड़ा सा शोरूम था। लोन शॉल, हर तरह की शॉलें मिलती थीं। अंगोरा, सिल्क, पश्मीना की शॉलें, आरी, सोजनी, कानी, कलमकारी की शॉलें। कई बार स्कूल से वापस जाते समय शुजात और राम रतन शोरूम पर रुक जाते थे। अब्बा उनके लिए ठंडा शरबत मंगाते और पीते पीते ही वो अब्बा को ग्राहकों से बात करते हुए सुनते। बहुत फख्र के साथ एक एक शॉल खोल के दिखाते हुए अब्बा कहते, ये महज पश्मीना नहीं है, ये हमारे प्यार के धागे हैं। हमारे कारीगर चुन चुन के सबसे बेहतरीन पश्मीना बुनते हैं और उस पर उतना ही उम्दा काम करते हैं। ऐसा शॉल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। शुजात के अब्बा कारीगरों को अपने परिवार जैसा ही मानते थे और उनके लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। काम बढ़ रहा था। धीरे धीरे दूसरे देशों में भी शॉलें जाने लगीं। पर शुजात को उन शॉलों से ज्यादा वो कालीन खूबसूरत लगता था जो अब्बा ने उसके 8वें जन्मदिन के लिए बनवाया था। पश्मीना के धागों से बुने उस कालीन पे एक जंगल बना था जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, पंछी बने हुए थे। जिस कारीगर ने उसको बुना था वो बहुत माहिर था। उसने पेड़ों और पौधों के पीछे जानवर छिपा के रखे थे, ऐसे कि वो सामने होते हुए भी ओझल थे। बचपन में शुजात और राम रतन कालीन के सामने बैठकर घंटों उस पे तोते, चिड़िया, शेर, चीते ढूंढते रहते थे। कॉलेज खत्म होने पर अब्बा ने शुजात को अपने पास बुला के कहा, अब ये शॉल का काम और ये घर तू ही संभाल, हमें अब आराम करना है।
पर शुजात के दिल में कुछ और ही था। वो बोला, अब्बा मैं यहाँ रह के शॉल का काम नहीं करना चाहता, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। बच्चों के लिए पश्मीना के कालीन बना के उनको अमेरिका में बेचना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे कालीन जैसे आपने मेरे लिए बनाया था। अब्बा उसकी ये बात सुन के नाराज हो गए। तो फिर इस पुश्तैनी काम का क्या होगा, इन कारीगरों का क्या होगा जो बरसों से हमारे साथ हैं? तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? अब्बा मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है, पर मैं यहां नहीं रुक सकता, उसने कहा। यह पहली बार नहीं था जब शुजात ने अब्बा की किसी बात को मानने से इनकार किया हो। यह पहली बार नहीं था जब अब्बा ने शुजात से कोई जबरदस्ती की हो, लेकिन इस बार दोनों जिद पे अड़ गए। बाप बेटे के रिश्ते में दरार आ गई थी। अब्बा की मर्जी के खिलाफ शुजात ने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया था। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी शुजात के अमेरिका जाने की बात सुनकर। अब्बा और शुजात दोनों ने खुद को खामोशी की दीवार में कैद कर लिया था। सिर्फ राम रतन ही था जो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता। अब्बा का तेरे अलावा और कौन है? इतना बड़ा कारोबार उन्होंने तेरे लिए तो खड़ा किया है, उनके तो सारे सपने तुझसे जुड़े हैं, और मेरे सपनों का क्या? शुजात राम रतन की बात सुन के झल्ला गया था। फिर न अब्बा की नाराजगी उसको रोक पाई, न राम रतन का समझाना। जिस दिन वो न्यूयॉर्क के लिए निकला तो अब्बा ने आशीर्वाद में उसके हाथ पे सर तक नहीं रखा। हाँ, राम रतन ने जरूर कहा, ख्याल रखना अपना। न्यूयॉर्क जाने के बाद शुजात ने अब्बा से बात नहीं की। शुरू में गुस्से की वजह से, और बाद में अब्बा से बात ना करना ईगो और आदत का सवाल हो गया। पहले कुछ साल उसने अब्बा के एक जानकार के शोरूम में काम किया, फिर न्यूयॉर्क में अपना खुद का शोरूम खोल दिया, 4th एवेन्यू एंड 28th स्ट्रीट पर। वैसा ही बिल्कुल नौशेरा जैसा एक शानदार शोरूम जिसमें शुजात ने बच्चों के कालीन बेचने शुरू किए। वो डिज़ाइन बना के बेचता और कश्मीर में राम रतन अब्बा के कारखाने में उसके डिज़ाइन के कालीन बनवाता। सिंड्रेला, अलादीन, स्नो वाइट, टिंकरबेल, बच्चों की दुनिया के सारे कार्टून, सारे किरदार अब शुजात के डिज़ाइन किए हुए कालीनों में बसने लगे थे। उसका काम बढ़ रहा था, वो तरक्की कर रहा था, और इस सब के बीच अब्बा और कश्मीर कहीं पीछे छूट गए थे। बस अब राम रतन ही था जो उसको अब्बा की खबर देता रहता। अब्बा का चश्मा बनवाने गया था आज। आंखें थोड़ी कमजोर हो गई ना उनकी। आज डॉक्टर साहब नाराज हो रहे थे, कह रहे थे अब्बा अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, सेहत काफी गिर गई है। बाहर से गुस्सा ही सही, पर अंदर से शुजात को तसल्ली थी कि राम रतन अब्बा के साथ है। राम रतन के लिए भी शुजात के अब्बा अपने पिता से कम नहीं थे। उनके बहुत से एहसान थे उस पर, और उन एहसानों से भी बढ़ के उनका वो प्यार था जो उन्होंने शुजात और राम रतन में बराबर बांटा था। जब राम रतन को जरूरत थी तब अब्बा ने उसको पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अब उनको बेटे की जरूरत थी और राम रतन उनकी ये कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो ये भी जानता था कि अब्बा की जिंदगी में शुजात की जगह खाली ही थी। शुजात न जाने कितनी देर से खिड़की पे बैठा अब्बा और राम रतन को याद कर रहा था। दोस्त कहता था वो राम रतन को, भाई समझता था। फिर क्यों नहीं समझ पाया उस दोस्त का दर्द, क्यों नहीं जान पाया कि वो बीमार है। 8 साल हो गए थे उसको कश्मीर गए। कितनी बार मन भी किया वापस जाने को, लेकिन हर बार जिद आड़े आ गई। 5 साल पहले भी तो यही हुआ था। राम रतन कुछ दिनों के लिए अमेरिका आया था इस उम्मीद के साथ कि वो शुजात को वापस लेके जाएगा। अब बहुत साल हो गए तुझे घर छोड़े, अब घर चल। शुजात चुप रहता। मन तो उसका भी था, बस शायद अब्बा के एक इशारे का इंतजार था। उधर कश्मीर से भी कुछ बुरी खबर आ रही थी। तूफानी बारिश ने सब तहस नहस कर दिया था। एक दिन राम रतन शुजात के ऑफिस में जाके बोला, अब्बा का फोन आया था, कश्मीर में तूफानी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। जहां कारीगरों का घर और कारखाना था वो इलाका पूरी तरह तबाह हो गया है। सुनकर शुजात सख्ते में आ गया। इतनी बड़ी खबर थी और
अब्बा ने अभी भी उसको फोन नहीं किया था, राम रतन को किया था। बहुत दुख हुआ उसे। राम रतन बोल रहा था, अब हमें जल्दी ही घर जाना होगा शुजात, अब्बा को हमारी जरूरत है। शुजात बोला, हमें? और वो व्यंग से मुस्कुराया। मुझे तो अब्बा ने फोन करके इत्तला देना भी वाजिब नहीं समझा। उनके लिए अब तुम उनके बेटे हो, मैं नहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। राम रतन ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शुजात ये बात भूल ही नहीं पा रहा था कि अब्बा को राम रतन पे उससे ज्यादा भरोसा है। उस दिन गुस्से में उसने राम रतन से भी नाता तोड़ लिया। किसके अब्बा, कैसा घर? तुझे भी मुझसे ज्यादा अब्बा का ख्याल है। तुझे जाना है तो तू जा, पर याद रखना इसके बाद तेरा मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। गुस्से में शुजात हर रिश्ते की मर्यादा भूल रहा था। यह भूल रहा था कि जो फर्ज उसको पूरा करना चाहिए था वो राम रतन पूरा कर रहा था। यह भूल रहा था कि अब्बा जो नाराजगी जाहिर कर रहे थे वो तो उनका अपनी औलाद पे हक था, पर क्या उनकी नाराजगी पे नाराज हो जाना एक बेटे के लिए ठीक था? शुजात अब्बा से नाराज था, वो राम रतन से नाराज था, पर कभी कभी उसको लगता कि वो नाराज दरअसल अपने आप से था। कश्मीर के अपने पुराने दोस्तों से उसको पता चलता रहता था कि राम रतन ने अब्बा के कारोबार को अच्छी तरह संभाल लिया है। बाढ़ में हुए नुकसान के बाद भी उसने अब्बा की कमर टूटने नहीं दी। गर्त में जा रहा कारोबार फिर से फलने फूलने लगा है। वो जानता था कि राम रतन नहीं होता तो अब्बा कब के टूट चुके होते। अब्बा तो हमेशा राम रतन से कहते थे, तुम और शुजात मेरे दोनों बाजू हो, तुम्हारी हिम्मत से मैं चलता हूं। राम रतन कहता, अब्बा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, काम की फिक्र आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब्बा को इस बात की खुशी थी कि उनका हाथ बटाने के लिए कम से कम एक बेटा तो उनके साथ था, पर जो बेटा पास नहीं था, नाराज था, उसे वो बहुत याद करने लगे थे। उसके बारे में राम रतन से पूछते, उसकी तस्वीर दिखाने को कहते, उसके बनाए हुए डिजाइन्स को अपनी उंगलियों से सहलाते। कभी कहते, कितना कमाल का डिजाइन बनाया है शुजात ने, है ना? कभी कहते, कालीनों का ऑर्डर पहले से 10 गुना हो गया है, और कारीगर रख लो राम रतन, चाहे शाल के काम में देरी हो जाए लेकिन शुजात के काम में देरी नहीं होनी चाहिए। वहां शुजात का काम तो अच्छा चल गया था, लेकिन उसे अकेलापन सताने लगा था। वो अपने दिल में जानता था कि अब्बा और राम रतन दोनों ही उसकी जिंदगी की वो मजबूत सुतून हैं जिनके सहारे वो खड़ा था और आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। पर अब वो दोनों से ही नाराज था। उसे उनकी कमी भी महसूस होती थी, पर फिर उन दोनों पे गुस्सा भी आ जाता था। कई साल हो गए थे, पर शुजात का गुस्सा कम नहीं हुआ था। राम रतन ने कई फोन किए, ईमेल भेजे, पर शुजात ने उससे और अब्बा से बात नहीं की। जब कारखाने से किसी काम के बारे में भी फोन आता था तो शुजात अपने असिस्टेंट से बात करा देता था। राम रतन की ईमेल, चिट्ठी सब बिना पढ़े ही कूड़े में चली जाती थी। उसने मान लिया था कि वो दुनिया में अकेला है और यह कि दुनिया का हर रिश्ता झूठा और बेमायने है। शुजात इतना रूखा कब बन गया था? रात काफी लंबी हो गई थी, पर रात चाहे जितनी भी लंबी हो अपने साथ सवेरा लेके आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, और जिन गिले शिकवों को जिंदगी नहीं मिटा पाती उन्हें मौत की पहली आहट मिटा देती है। आज राम रतन की बीमारी का सुनकर शुजात को बरसों से पाला अपना गुस्सा बेबुनियाद लग रहा था। इसी गुस्से और ईगो में उसने अपनी जिंदगी के न जाने कितने खूबसूरत पल खो दिए थे, पर आज वो इन सारे पलों को फिर से जी लेना चाहता था। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और डिलीटेड मेल वाले फोल्डर से राम रतन के मेल खोज खोज के निकालने लगा। वो ईमेल जो कभी उसने बिना पढ़े ही डिलीट कर दिए थे। हर मेल में राम रतन का प्यार था, अब्बा का हवाला था और शुजात के लिए उसकी चिंता थी। एक मेल में उसने लिखा था,
अब्बा तेरी तस्वीर देखना चाहते थे। मेरे पास तेरी सफ़ेद पठानी सूट वाली फ़ोटो थी। उसे देख के अब्बा की आंखें गीली हो गईं। शुजात एक एक करके सारी ईमेल पढ़ता जा रहा था। एक ईमेल में राम रतन और अब्बा की फ़ोटो थी। कितने कमज़ोर लग रहे थे अब्बा। 6 फुट की रौबीली काया आधी रह गई थी। और ये क्या, ये राम रतन कितना बूढ़ा और बीमार लग रहा था। उसमें राम रतन ने लिखा था, आज फॉर्चून 500 में तेरा नाम देखकर अब्बा के चेहरे पे बरसों बाद ये मुस्कान देखी तो सोचा तुझे ये फ़ोटो भेज दूं। अब्बा कह रहे थे, आज शुजात सही मायनों में मेरे सफ़ेद दुशाले का हकदार बन गया है। उसने अपना सपना पूरा कर दिखाया। अब वो जब भी मिलेगा तो उसे अपने हाथों से ये सफ़ेद दुशाला पहनाऊंगा। सबसे आखिरी ईमेल में राम रतन ने लिखा था, अब और देर मत कर शुजात, जल्दी वापस आ जा, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। ये ईमेल 6 महीने पहले का था। तो क्या तब राम रतन को अपनी बीमारी का पता चल गया था? कितना अकेला, कितना घबराया हुआ लग रहा है। शुजात जानता था कि अब यह खबर सुनकर वो यहां नहीं रह पाएगा। कश्मीर वापस जाने का समय आ गया था। खिड़की के बाहर आसमान में हल्की रोशनी झांकने लगी थी। दिन निकल आया था। बर्फ पे हल्की धूप थिरक रही थी। शुजात ने फ़ोन उठाया और फ़ोन लगाया। अब्बा, मैं बोल रहा हूं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घर वापस आ रहा हूं। वहां एक पल के लिए चुप्पी छा गई। एक लंबा इंतजार करते हुए पिता के दिल को यकीन ही नहीं हुआ कि जो उनके कानों ने सुना वो सच था या सपना। कुछ देर बात करके शुजात ने फोन रख दिया। फिर उवैस को फोन लगाया। मेरी राम रतन से बात कराना। शुजात फोन थामे रहा, कांपते हाथों से। राम रतन की कमजोर सी हेलो की आवाज आई तो शुजात का गला भर आया। रतन, मैं वापस आ रहा हूं। अगर मेरे आने से पहले मरा ना तो मैं अपने हाथों से गला दबा दूंगा तेरा। रतन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। जुलाहे ने पश्मीना के तार बिना तोड़े, बिना गांठ बांधे आखिर एक बार फिर जोड़ ही दिए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।